हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल माय डियर गुरुजी पर। मैं हूं अश्विनी शर्मा और अब तक जो हमारी जनरल नॉलेज की जियोग्राफी वाली सीरीज चल रही है उसमें मैं आपको हिमालयी नदियां जो कि अरब सागर में और बंगाल की खाड़ी में जाकर के मिलती हैं उनके बारे में पूरा वीडियो बना करके पहले बता चुका हूं। अगर आपको ज़रूरत है कि आपको हिमालयी नदियों के बारे में जानना है तो आप हमारे पुराने वीडियो जाकर के प्लेलिस्ट में जाकर के जियोग्राफी वाले ऑप्शन में जाकर के देख सकते हैं। तो आज मैं स्टार्ट करने वाला हूं प्रायद्वीपीय भारत का जल अपवाह तंत्र। मतलब प्रायद्वीपीय भारत में जो भारत का प्रायद्वीपीय भाग है जो तीनों तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है उसके जल अपवाह तंत्र के बारे में बताने वाला हूं। तो चलिए क्यों ना वीडियो को शुरू किया जाए। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जाकर के सबसे पहले जो बगल में सब्सक्राइब बटन बना हुआ है लाल कलर का उसको दबा दें और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर प्रेस कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा वीडियो। तो जो उत्तरी भारत के जल अपवाह तंत्र से जो प्रायद्वीपीय भारत का जल अपवाह तंत्र है वह बहुत पुराना है। ठीक है, कितना है? जो प्रायद्वीपीय भारत का जल अपवाह तंत्र है वह बहुत पुराना है। इसकी अधिकतर जो नदियां हैं वो अपने आधार तल के निकट हैं। ठीक है, और दूसरी बात आती है इसके बारे में, इसकी अधिकतर नदियां मौसमी हैं। ठीक है, मौसमी का मतलब होता है कि जब वर्षा ऋतु आती है तो उस समय इन नदियों में जल की मात्रा जो है बढ़ जाती है और वर्षा ऋतु के अलावा जो ग्रीष्म ऋतु है उसमें इनमें जल की मात्रा कम हो जाती है, क्योंकि यह नदियां जो है किसी ग्लेशियर से नहीं निकलती हैं और सदाबहार नदियां नहीं है, यह हमेशा मौसम पर डिपेंड करती हैं। ठीक है, तो जो पठार के नीचे जो वर्षा का जल जो जमा हो जाता है रिस के जो स्पंजी जो प्लेटू है, जो स्पंज प्लेटू होता है उसमें जाकर के यह जो वर्षा का जल है नीचे जाकर के जमा होता है और धीरे धीरे उसमें से सीपेज करता रहता है। उसके कारण इन नदियों का निर्माण होता है। ठीक है, यह इसके नदियों के निर्माण के पीछे की रोचक कहानी है प्रायद्वीपीय जल अपवाह तंत्र के बारे में। तो इसकी अधिकतर नदियां मौसमी है। पहले मैं थोड़ा सा इंट्रो दे रहा हूं जल अपवाह तंत्र के बारे में। और इसकी अधिकतर नदियां वृद्धावस्था में है। ठीक है, अपनी लास्ट स्टेज की तरफ जा रही हैं और अपने आधार तल के निकट हैं। अधिकतर नदियां वृद्धावस्था में। तो प्रायद्वीपीय भारत में दो घाट पाए जाते हैं, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट। पूर्वी घाट भारत के पूरब वाली दिशा में और पश्चिमी दिशा में। तो इसमें पूर्वी घाट से भी नदियां निकलती हैं और पश्चिमी घाट से भी निकलती हैं। तो पश्चिमी घाट से निकलने वाली नदियां पूर्व की ओर बहते हुए डेल्टा का निर्माण करती हैं। जब वह बंगाल की खाड़ी में मिलने से पहले डेल्टा का निर्माण करती हैं। देखिए किसका? डेल्टा। ये याद कर लें, पश्चिमी घाट से निकलने वाली नदी डेल्टा बनाती हैं और पूर्वी घाट से निकलने वाली नदी पश्चिम की ओर बहती हैं तथा एस्चुरी का निर्माण करती हैं। ठीक है, अब ये डेल्टा और एस्चुरी के बारे में आपको इमेज दिखा करके बताऊंगा। तो पश्चिमी घाट से जो नदियां निकलती हैं वह पूर्व की ओर बहते हुए समुद्र मिलने से पहले डेल्टा का निर्माण करती हैं और पूर्वी घाट से जो आती हैं वह ज्वार नदमुख, जिसको कि अंग्रेजी में हम एस्चुरी बोलते हैं, उसका निर्माण करती हैं। तो जो प्रमुख एस्चुरी बनाने वाली नदी हैं उनमें आती हैं अपनी नर्मदा, तापी। जो नर्मदा और ताप्ती नदी हैं वह पश्चिम की ओर बहती हैं। ठीक है, अपवाद है ये। और शरावती, मांडवी, भरतपुजा, पेरियार, पंबा, ये जो नदियां हैं वह पूर्व की ओर बहते हुए और क्या बनाती हैं? पूर्व से निकलते हुए पश्चिम की ओर बहते हुए क्या बनाती हैं? एस्चुरी। ठीक है, ये देखिए अब ज्वार नदमुख और डेल्टा का चित्र बता रखा है मैंने यहाँ पर। तो ज्वार नदमुख होता है, इसको कि हम एस्चुरी बोलते हैं। उसमें क्या होता है कि जो नदी होती है एक पर्टिकुलर पाथ से बहते हुए,
ठीक है, एक ही पाथ पर बहते हुए और समुद्र में जाकर के मिल जाती है, उसको बोलते हैं एस्चुरी, जो कि दोनों तरफ से लैंड लॉक्ड होता है, दोनों तरफ से भूमि से घिरी होती है और इसमें से कोई भी अपनी स्ट्रीम नहीं निकालती है, एक ही स्ट्रीम जाते हुए और समुद्र में जाकर के मिल जाती है। जैसा कि आप इसमें देख पा रहे होंगे, जो केवल एक ही स्ट्रीम आई और ये समुद्र में जाकर के मिल गई। ये तो हो गया अपना ज्वार नदमुख या फिर एस्चुरी बोलते हैं इसी को। दूसरी बात आती है डेल्टा। डेल्टा क्या होता है कि इसमें जो नदी की मेन स्ट्रीम होती है वह बहुत सारी स्ट्रीम में डिवाइड हो जाती है, ठीक है, एक जाल जैसा स्ट्रक्चर बन जाता है। देखिए ये मेन स्ट्रीम आई यहां से और इसमें से बहुत सारी जो स्ट्रीम है वो निकली, और जो स्ट्रीम और दूसरी स्ट्रीम के बीच में जो जगह बची उसको अपन क्या बोलते हैं, डेल्टा। तो जो भारत का सबसे प्रसिद्ध डेल्टा है, जो विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा, उसके बारे में आपको बता चुका हूं पहले वीडियो में गंगा के साथ, वो है सुंदरबन डेल्टा। ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा है ये देखिए फोटो दिखा रखा है मैंने यहाँ पर, एक स्ट्रीम आते हुए कई सारी स्ट्रीम में डिवाइड हो जाती है। तो जो पूर्व की ओर नदी बहती है वह डेल्टा बनाती है, जो पश्चिम की ओर बहती है वो क्या बनाती हैं, ज्वार नदमुख। जो पूर्व की ओर बहेंगी वो तो निकलेंगी पश्चिमी घाट से, और जो पश्चिम की ओर बहेंगी वो निकलेंगी पूर्वी घाट से। ठीक है, ये होता है अपना ज्वार नदमुख और डेल्टा। चलिए आगे चलते हैं। तो जो पश्चिमी घाट है वह एक जल विभाजक की तरह कार्य करता है। जल विभाजक का मतलब होता है कि ऐसा स्ट्रक्चर जिसके दोनों तरफ जल बहता हो, नदी के रूप में या किसी भी रूप में जल बहता हो किसी स्ट्रक्चर के दोनों तरफ, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, जल विभाजक। पश्चिमी घाट है वह जल विभाजक की तरह कार्य करता है। एक और आपको मैं बता दूं, अरावली। अरावली जो पर्वत श्रेणी है वह भी महान जल विभाजक की तरह कार्य करती है, इसके दोनों तरफ नदियां बहती हैं। तो देखिए पश्चिमी घाट ये अपना यहाँ पर है, भारत के पश्चिमी दिशा में गुजरात से लेकर के केरल तक फैला हुआ है। तो जो पश्चिमी घाट है उसके इस तरफ पश्चिम की ओर थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी नदियां बहती रहती हैं, जिनके लिए जानना आपके लिए आवश्यक है नहीं इतना, और कुछ बड़ी नदियां वो पूर्व की ओर बहती रहती हैं। तो यह जो पश्चिमी घाट है, ये बीच वाला भाग, यह एक जल विभाजक की तरह कार्य करता है। तो मुख्य पश्चिमी नदियां, मतलब जो ऐसी मुख्य नदियां जो कि पश्चिम की तरफ बहती है, उसके बारे में मैंने यहां पर लिखा हुआ है। जो पश्चिमी नदियां यह खम्बात की खाड़ी में जाकर के मिलती हैं, अरब सागर में खम्बात की खाड़ी में मिलती हैं। तो उनमें से मुख्य नदियां नर्मदा, तापी, माही और साबरमती। ये मुख्य नदियां पश्चिमी दिशा में जाकर के खम्बात की खाड़ी में, जो गुजरात के पास ये नीचे तरफ ये जो भाग बना हुआ है ये है खम्बात की खाड़ी, यहाँ पर जाकर के और अरब सागर में जाकर के मिल जाती हैं। तो ये क्या है, खम्बात की खाड़ी। और ये दूसरा पार्ट जो पड़ता है ये गुजरात के बीच में, इसको बोलते हैं अपन कच्छ की खाड़ी। ठीक है, तो नदी याद कर लें पश्चिम की ओर बहने वाली। तो हम इस सीरीज में केवल पश्चिमी, जो पश्चिम की तरफ बहती हैं उन नदियों के बारे में पढ़ेंगे। अगली सीरीज में हम जो नदी पूर्व की तरफ बहती हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो पहली हो गई आपकी नर्मदा, दूसरी तापी, तीसरी माही और चौथी साबरमती। और भी बहुत सारी हैं, जैसे कि लूनी नदी है, ये भी पश्चिम की ओर जाती है, लेकिन ये अरब सागर में मिलने से पहले ही जो कच्छ का रण है यहीं पर समाप्त हो जाती है और मरुस्थल में जाकर के विलुप्त हो जाती है, ये वाला जो भाग है। ठीक है, तो अपन आज से शुरू करेंगे नर्मदा नदी। तो नर्मदा रिवर का जो पाथ है, आप ये देखिए, ये ड्रॉ किया हुआ है, ये जो नर्मदा नदी यहां से होकर के बहती है। तो देखिए यह पश्चिम मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के जो सीमा चित्र है वहां से निकलते हुए और खम्बात की खाड़ी में जाकर के अरब सागर में मिल जाती है। तो अमरकंटक से यह नदी का उद्गम होता है, जो कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के सीमा क्षेत्रफल है। तो यहां से निकलते हुए ये एमपी में होते हुए
महाराष्ट्र और गुजरात में जाकर के और खम्बाती खाड़ी में जाकर के मिल जाती है। मतलब यह नदी 3 स्टेट से होकर के निकलती है। कौन कौन सी? एमपी, महाराष्ट्र और गुजरात। तो यह नर्मदा के बारे में कुछ फैक्ट लिखी हुई है यहाँ पर। तो इसका उद्गम स्थल है अमरकंटक फटार, जो कि मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का सीमा चित्र है, जो कि कैमूर श्रेणी में पड़ता है, सतपुड़ा की कैमूर श्रेणी में। कौन सा फटार? अमरकंटक फटार से नर्मदा का उद्गम होता है। तो जो नर्मदा रिवर है वह विंध्यन और सतपुड़ा श्रेणी के बीच भ्रंश घाटी का निर्माण करती है, जिसको कि अपन बोलते हैं गोर्ज। गोर्ज का निर्माण करती है। गोर्ज का मतलब होता है कि अगर दो पहाड़ी, ऊंची ऊंची दो पहाड़ियां, जैसे कि यहां पर मैं ड्रॉ कर रहा हूं, इन पहाड़ियों के बीच में होकर के अगर कोई रिवर बहती है, तो इन पहाड़ियों का जो बगल वाला पार्ट है वह नदी के जल द्वारा काट दिया जाता है और वहां पर एक गहरे खड्ड का निर्माण होता है, जिसको कि अपन बोलते हैं गोर्ज। और अगर दो पहाड़ियों के बीच है तो उसको अपन बोलते हैं घाटी। ठीक है, तो इसको अपन बोलते हैं नर्मदा घाटी। तो एक तरफ विंध्यन श्रेणी और एक तरफ सतपुड़ा श्रेणी, तो इन दोनों के बीच में होकर के जो नर्मदा रिवर है वह बहती है और इन दोनों के बीच गोर्ज का निर्माण करती है, जिसको कि अपन बोलते हैं हिंदी में भ्रंश घाटी। ये देखिए हाईलाइट किया हुआ है मैंने यहाँ पर, भ्रंश घाटी का निर्माण करती है। तो यह नदी बड़ौच, बड़ौच कहां पड़ता है? गुजरात में। देखिए ये वाला पार्ट, यहां पर गुजरात में ये नदी बड़ौच के निकट आकर के खम्बात की खाड़ी में मिल जाती है। यह जो प्लेस है जहां पर यह अरब सागर में आकर के मिलती है उसको अपन बोलते हैं बड़ौच नाम के स्थान है। इसको कि अपन नॉर्मली भरूच भी बोल देते हैं। बड़ौच के निकट खम्बात की खाड़ी में जाकर के और अरब अरेबियन सी में जाकर के मिल जाती है। तो इस नदी की कुल लंबाई कितनी है? 1312 किलोमीटर। ठीक है, और लंबाई का मतलब होता है इसके उद्गम स्थल से लेकर के और एंड पॉइंट तक। उद्गम कहां से हुआ? अमरकंटक फटार से, और एंड कहां पर हुआ? बड़ौच में। तो अमरकंटक से लेकर के और जो बड़ौच तक इसकी कुल लंबाई हो कितनी है? 1312 किलोमीटर। और इसका बेसिन क्षेत्रफल, तो बेसिन क्या होता है? बेसिन का मतलब होता है कोई नदी बहते हुए अपने दोनों तरफ जितना जो सस्पेंडेड मटेरियल है वो जमा कर लेती है और जहां से होकर के उसका पानी बहता है उसको अपन बोलते हैं नदी का बेसिन क्षेत्रफल। तो इसका बेसिन क्षेत्रफल ये डिजिट लगा हुआ है यहाँ पर 98375 किलोमीटर स्क्वायर। तो इस नदी पर कुछ जलप्रपात बने हुए हैं, जैसे कि एक प्रसिद्ध जलप्रपात है धुआंधार जलप्रपात। तो धुआंधार इसका नाम क्यों पड़ा? क्योंकि यह जलप्रपात जो है जबलपुर के निकट बनता है। तो जबलपुर में जब नदी एक ऊंची पहाड़ी से होकर के नीचे गिरती है तो इसका जल जैसे ही नीचे गिरता है तो उसमें से ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है, जिससे कि एक जो वाष्प है वो धुएं के रूप में प्रतीत होती है, इसलिए इसको हम बोल देते हैं धुआंधार जलप्रपात। तो धुआंधार जलप्रपात कहां पर बनता है? इस पे बेड़ा घाट, बेड़ा घाट बोलते हैं उस जगह को अपन, जो कि एमपी के जबलपुर डिस्ट्रिक्ट के पास पड़ती है। क्या नाम है उसका? बेड़ा घाट। तो इस नदी पर मुख्य बांध बने हुए हैं, जैसे कि सरदार सरोवर बांध, जो कि बहुत कंट्रोवर्शियल रहा है 2019 में, इंदिरा सागर बांध, ओमकारेश्वर बांध और महेश्वर बांध। ये जो बांध है इस नदी पर मुख्य बांध बने हुए हैं। तो सरदार सरोवर बांध के बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा कि ये इतना कंट्रोवर्शियल टॉपिक क्यों रहा। अगली बात इसके बारे में आती है कि कान्हा नेशनल पार्क, जो कि एमपी में है, जो कि टाइगर रिजर्व के रूप में जाना जाता है, वह नर्मदा नदी की दो सहायक नदियों के बीच में बना हुआ है। वो कौन कौन सी है? एक तो है हालोन और दूसरी है बंजार नदी। तो बंजार नदी और हालोन के बीच में एक नेशनल पार्क बना हुआ है, कान्हा नेशनल पार्क, जो कि एमपी का फेमस पार्क है, भारत का भी है। तो यहां से होकर के दो इसकी सहायक नदियां हैं, नर्मदा की हालोन और बंजार कान्हा नेशनल पार्क से होकर के निकलती हैं। तो कान्हा नेशनल पार्क की एक फेमस पॉइंट मैं आपको बता दूं कि जो सुना होगा आपने, मोगली वाली कहानी पढ़ी होगी, रुडयार्ड
किपलिंग की, जो रुडयार्ड किपलिंग ने लिखी है मोगली वाली कहानी, इस पर मूवी बन चुकी है कार्टून वाली। उसमें एक शेर होता है, तो वह जो सीन है उसका, वो टोटल सीन जो है कान्हा नेशनल पार्क का शूट किया गया है। रुडयार्ड किपलिंग की कहानी है मोगली। तो अगली बात इस नदी के बारे में कंट्रोवर्शियल टॉपिक देख लेते हैं अपन। तो नर्मदा नदी राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र राज्यों के बीच जल विवाद का कारण है। इस नदी के जल को लेकर के स्टेट के बीच में जो कि जल विवाद है, जल को लेकर के जो नर्मदा आंदोलन है इसी नदी से संबंधित है। क्या है कि नर्मदा पर जो सरदार सरोवर बांध बनाया जा रहा था, तो उस समय इसमें पानी की आवक इतनी ज्यादा बढ़ी कि जो इसके आसपास जो कृषि योग्य भूमि थी वह जलमग्न हो गई। तो किसानों ने इस नदी के जल में खड़े होकर के नर्मदा जल आंदोलन किया था। उसके बाद क्या हुआ, 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, जो कि उस समय के वर्तमान प्रधानमंत्री थे, 2019 में अपने 67वें जन्म दिवस के उपलक्ष्य पर इस बांध का उद्घाटन किया और इसका लोकार्पण कर दिया आखिरकार। तो ये थे नर्मदा के बारे में कुछ पॉइंट। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर करके बेल आइकन को ऑल पर करके क्लिक कर दें, जिससे कि आपको अगला वीडियो अपडेट टाइम से मिल जाए। धन्यवाद।